हेलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग ऑन। तो सीधे काम की बात पे चलते हैं। तो काम की बात ऐसे है कि आज हम पढ़ेंगे डी ब्रोगली इक्वेशन एंड हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग डी ब्रोगली लेट्स रिकैप सम अर्लियर पॉइंट्स। व्हाट आर दोज अर्लियर पॉइंट्स? एज यू सी वी हैव स्टडीड हाउ रेडिएशंस हैव डुअल नेचर। मीन्स कि मैंने आपको अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चैप्टर में भी, वो भी क्लास में भी बताया था। क्या बताया था कि जो रेडिएशंस हैं उनका पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है, यानी कि वो दोनों ही कैरेक्टर्स पोजेस करते हैं, जैसे वेव नेचर एंड पार्टिकल कैरेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज वेव कैरेक्टर एंड व्हाट इज पार्टिकल कैरेक्टर, ये हम पढ़ चुके हैं। मैं फिर भी आपको थोड़ा सा रिकैप देते चलता हूँ। तो स्क्रीन पे देखिए, पहले हमने पढ़ा हुआ है कि जो वेव होती है ना, वेव वो उसकी क्या कंडीशंस होती है कि वो अप्स एंड डाउन्स में चलती है। ठीक है, पार्टिकल किसको बोलते हैं कि जिसका कुछ मास होता है। ठीक है, और जब वो स्क्रीन से टकराता है पार्टिकल और यहाँ पे पॉइंट ऑन होता है, लाइट पॉइंट बनता है, जिसको हम सेंटिलेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि वेव क्या होती है कि जो अप्स एंड डाउन में चलती है, और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ वेव ही एग्जिबिट करती है, जैसे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज है सिर्फ वेव एग्जिबिट करती है, और ऐसे ही जैसे ये जो मास है वो सिर्फ पार्टिकल ही पोजेस करता है। ठीक है, यहाँ तक हमने पहले पढ़ा हुआ है। फिर आता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली बोलता है कि अगर किसी भी वेव का पार्टिकल कैरेक्टर होता है तो देन हु नोज कि पार्टिकल का भी वेव कैरेक्टर होता हो। तो उसने वहां से शुरुआत की कि जो पार्टिकल है उसका भी डुअल नेचर हो सकता है। ठीक है जी, इफ द रेडिएशंस हैव डुअल नेचर, दैट इज बोथ वेव कैरेक्टर एंड पार्टिकल कैरेक्टर, देन हु नोज द पार्टिकल में पोजेस वेव प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, वेव प्रॉपर्टीज यानी उसकी कुछ वेवलेंथ होगी, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी, वो अप्स एंड डाउन में चलेगा। तो फाइंड आउट करते हैं कि कौन सी चीज़ अप्स एंड डाउन में चलती है, आपको दिखाई दे सकती है, कौन सी नहीं दे सकती है। जैसे डी ब्रोगली का तो कहना है कि जो भी पार्टिकल नेचर रखता है, चाहे वो क्रिकेट बॉल है, चाहे टेनिस बॉल है, चाहे वो मोबाइल फोन है, स्टैंड है, बस है, कार, ये सभी पार्टिकल नेचर के हैं, बिकॉज इनके पास क्या है? मास। और अगर इनके पास मास है तो इनका पार्टिकल है, उनका वेव कैरेक्टर भी होगा, लेकिन हमें वो बस ऐसे ऐसे तो चलती दिखाई देती नहीं। क्यों नहीं दिखाई देती, ये हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि डी ब्रोगली ने अपना ये जो पॉइंट था वो कैसे वेरीफाई किया। ठीक है, तो देखते हैं। तो आफ्टर लॉन्ग एक्सपेरिमेंटेशंस ही कंक्लूडेड एंड गेव दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, जहाँ पे लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, ये हम सभी पहले ही जानते हैं। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। तो प्लैंक्स कौन था? उसने बताया था वेव्स का पार्टिकल कैरेक्टर होता है। जैसे उसी ने बताया था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में कि सनलाइट वेव तो है, लेकिन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड द क्वांटम। ठीक है, लाइट के केस में उसने क्या बोल दिया? क्या है? फोटोन। यानी वो अलग अलग पार्टिकल नेचर भी होता है, इसके पार्टिकल्स भी होते हैं लाइट के, जिसको उसने फोटोन बोला। तो उसी का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू देखते हैं। और m क्या है? यहाँ पे मास, और v क्या है? वेलोसिटी, और दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोमेंटम। ठीक है, उसने इक्वेशन क्या दी हमें कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी ऐसे रिलेटेड है। किसी भी चीज़ की वेवलेंथ अगर निकालनी है, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक है, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक है, यानी देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, वेव है, पार्टिकल है, किसी की भी वेवलेंथ जो है इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। तो नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया उसने बोला कि अर्लियर एन इलेक्ट्रॉन वाज ए पार्टिकल, कि उससे पहले इलेक्ट्रॉन जो था वो एक पार्टिकल था। देन फाउंड दैट इट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, उसकी वेव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कई रिसर्च हुई जिसमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो पार्टिकल है, उसका मास होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, वो होता है, लेकिन उसकी वेव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कौन कौन सी? डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। यानी उसके बाद डी ब्रोगली के बाद जाके वेरीफाई हुआ कि उसकी जो इक्वेशन है वो सही है, कि पार्टिकल जो है उसका वेव कैरेक्टर होता है। इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अदर साइंटिस्ट प्रूव दैट डी ब्रोगली जो था वो सही बोल रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले तो पार्टिकल था, लेकिन उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वेव के जैसे हैं, जैसे डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। तो नेक्स्ट डी ब्रोगली ने कंक्लूड क्या किया? ऑल मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, जो पार्टिकल्स हैं इन मोशन है उनकी वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, स्टैटिक नहीं, सिर्फ मोशन में जो, ठीक है, उनकी वेव कैरेक्टरिस्टिक होगी। यानी कि ऑल टाइप ऑफ मैटर, कोई भी टाइप का मैटर है, पार्टिकल नेचर है, तो वो उसका वेव कैरेक्टर भी होगा, और अगर वो वेव है तो उसका पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा, यानी कि सभी का डुअल नेचर होता है। ये फाइनलाइज हो गया। ठीक है जी, अब
एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि क्या ये वेरीफाई करती है या नहीं करती है ये थ्योरी जो डी ब्रोगली की है कि डेली लाइफ में ये वेरीफाई होता है या नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल लेते हैं। एक हम इलेक्ट्रॉन लेट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्कूल बस ले लेते हैं और एक स्मॉलेस्ट स्टोन ले लेते हैं जो आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, ठीक है। इसलिए एच की वैल्यू तो सभी के लिए कांस्टेंट हो जाएगी, वही चीज़ रहेगी जो सबके लिए होगा, ठीक है। और मास डिफरेंट है सबका, यही तो डिफरेंस है सारा। अगर मान लो कि स्कूल बस है उसका मान लो 10,000 किलोग्राम्स है, ठीक है, उसका वेट। जो स्टोन है उसका मान लो कि 10 ग्राम्स है। अगर 10 ग्राम्स को किलोग्राम्स बनाएंगे तो 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की ले लेते हैं हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसकी हम ले लेते हैं वेलोसिटी स्कूल बस की, मान लो कि 20 किलोमीटर्स की है। स्कूल बस की वेलोसिटी ले लेते हैं 20 किलोमीटर्स पर आवर और उसको हम मीटर्स पर सेकेंड में बना लेंगे कि इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 360 जिसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर स्टोन की वेलोसिटी लेनी है तो मान लो कि इट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। उसके बाद था मास, इलेक्ट्रॉन का मास ले लेंगे 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम्स। हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सभी के लिए, यानी यहाँ पे हम लगाएंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी, यहाँ पे भी लगेगा लैम्डा एच ओवर एम बी और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। अब आपने क्या करना है, ये सभी वैल्यूज मैंने दी है, आप पॉज करके एक तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद ये इसको कैलकुलेट करिए, फिर मैं मिलता हूँ आपको। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि ये आप कैलकुलेट करिए पहले, ठीक है जी। आपने कैलकुलेट किया होगा। अब आप देखेंगे कि जो इसके जो वेवलेंथ है ना वो नैनोमीटर्स में आ जाएगी, यानी 10⁻⁹ के आसपास ये मीटर्स होंगे, उसको नैनोमीटर्स में करेंगे तो वो नैनोमीटर में आ जाएगी। लेकिन ये जो है बहुत ही कम होगी, यानी कि नैनोमीटर से भी कम होगी, ठीक है। यानी कि इसको आप मेजर ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये इतनी छोटी वैल्यू है कि आपको जो बस है या स्टोन है वो ऐसे चलता दिखाई नहीं देगा, वो आपको स्ट्रेट लाइन मोशन में दिखाई देगा, बिकॉज इसकी वेवलेंथ बहुत ही कम होगी, ठीक है। वैसे तो ये भी बहुत कम है, आप इलेक्ट्रॉन को नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, मगर आप इसको कैलकुलेट या इसको मतलब हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिससे हम नैनोमीटर को देख सकते हैं इतनी वेवलेंथ को, लेकिन जो ये है ना ये बहुत कम है, तो ये नहीं देखे जा सकते। इसकी वेवलेंथ हम मतलब डिटरमिन नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ एनी काइंड ऑफ एपरेटर्स और विद द नेकेड आइज। तो क्या इसका क्या फाइनलाइज हुआ कि वेरीफाई करती है सारी इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन, हर चीज़ को, लेकिन लैम्डा की वैल्यूज बड़ी बॉडीज के लिए, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इतनी ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है कि वो हम और आप देख नहीं सकते हैं किसी भी ऑपरेटर्स के साथ, ओके। तो नेक्स्ट क्या आ रहा है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहली बात तो यह है कि इसको अनसर्टेनिटी नहीं बोलना, इट इज़ अनसर्टेनिटी, ठीक है जी। कई बार मैंने देखा है कि बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या कई बार टीचर भी गलती कर जाते हैं कि अनसर्टेनिटी बोल देते हैं, एंड के बाद आई लिख देते हैं जैसे कि नहीं है, ठीक है। और ये क्या है, एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या होता है, जो वेल एस्टेब्लिश्ड है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है और सभी ने उसको चैलेंज करके देख चुके हैं, अब वो फाइनलाइज हो गया, यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट चीज़ बन गई है, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। सबसे पहले कि उसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेटली, कि इकट्ठे और एक्यूरेटली यानी कि एक्यूरेसी के साथ एग्जैक्टली बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, कि जब कोई माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे कुछ भी, अगर वो मोशन में है, ठीक है जी, मोशन में, तो आप उसकी एक तो पोजीशन और एक उसकी वेलोसिटी, ये दोनों एक साथ एक्यूरेटली नहीं माप सकते हैं। अगर एक एक्यूरेसी होगी तो दूसरे की एक्यूरेसी कम हो जाएगी, मतलब अगर एक की सर्टेनिटी 99% है तो दूसरे की अनसर्टेनिटी 99% हो जाएगी, यानी कि एक की एक्यूरेसी होगी दूसरी डिस एक्यूरेसी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया। हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो था उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया, वो क्या था कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। ये तो सभी कुछ कांस्टेंट है, बिकॉज दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, दिस इज 4 पाई, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है जी। ये सब चीज़ें क्या है, कांस्टेंट। और यहाँ पे एक्स और पी का क्या मतलब है कि जो डेल्टा एक्स है वो क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो आप बोलोगे कि मैंने पहले वेलोसिटी बोला अभी मोमेंटम बोला, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी नो मोमेंटम इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी, और चेंज इन मोमेंटम किसके हो गया है,
m इंटू डेल्टा वी, बिकॉज वेलोसिटी इज वेरिएबल लेकिन मास तो कांस्टेंट है ना, मास रिमेन्स कांस्टेंट, और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं भी। किसी भी चीज़ का जो मास है, चाहे वो अर्थ पे, मार्स पे, स्पेस में, कहीं पे भी उसका मास वही रहेगा लेकिन वेट चेंज होता है, ठीक है। मास क्या, एक कांस्टेंट, और v क्या, वेरिएबल है, वेलोसिटी बढ़ सकती है, कम हो सकती है। इट मीन्स कि यहाँ पे फाइनलाइज क्या हुआ कि जो वेलोसिटी और पोजीशन जो है वो अनसर्टन है किसी भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए व्हेन इट इज इन मोशन। ओके, मोशन में, स्टैटिक नहीं, फिर वही बोल रहा हूँ। इसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो क्या है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपस में रिलेट कैसे करते हैं, कि डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, अभी बताया, इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अगर डेल्टा एक्स, अगर सपोज कि ए और बी दो चीज़ों का प्रोडक्ट है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर ये हम कम करेंगे, डिक्रीज करते हैं, तो ये इक्वल रहने के लिए ये इंक्रीज होगा ना। यही तो वेरिफिकेशन है इसकी कि डेल्टा एक्स अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन बढ़ जाएगी, यानी कि कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ द पोजीशन जो है वो मुश्किल होगा, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द मोमेंटम वो इजी होगा। अगर डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम कैलकुलेट करना जो है मोमेंटम वो मुश्किल होगा, तो मतलब एक्यूरेसी कम होगी उसकी, तो पोजीशन की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि अगर डेल्टा एक्स ये लार्ज है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, स्मॉल, यानी कि इफ द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द पोजीशन इज लार्ज देन द अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग द मोमेंटम इज लेस। It means कि if there is difficulty in finding the position of electron, it is easier to calculate at that very moment of time the momentum of the electron or the microscopic particle। एक हमारा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी इसी के साथ ही चलता है कि क्या जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इसका डेली लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस है? नहीं है जी, नो, इट डज नॉट हैव एनी relation with our daily life। कि डेली लाइफ में नो सिग्निफिकेंस, कि इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? बिकॉज इन डेली लाइफ वी डील विद द लार्जर बॉडीज, नॉट विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। हमें इलेक्ट्रॉन से हमारा पाला नहीं पड़ता है, लेकिन बस से जो दिख रही हैं चीज़ें, बॉल से, इनसे हमारा पाला पड़ता है। तो अगर हम दिखने वाली चीज़ें, जो बड़ी चीज़ें हैं, उनसे हम डील कर रहे हैं, तो ये तो एप्लीकेबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन द केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, वो भी इन मोशन। पहली लाइन में इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, इट इज़ एप्लीकेबल टू माइक्रोस्कोपिक बॉडीज एंड इन मोशन ओनली। क्लियर? तो ये था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। और हाइजेनबर्ग ने क्या किया कि बोहर का जो मॉडल था ना, उसको उसने ख़त्म कर दिया। तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल आया, जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तो उसके बाद हमें जरूरत पड़ी एक नए एटॉमिक मॉडल की, जो आगे आगे देखिएगा कि इस्टेब्लिश होता है, ठीक है। इसके बाद हमने हाइजेनबर्ग के बाद नया एटॉमिक मॉडल फाइंड किया गया, वो इस्टेब्लिश किया गया, जो आज चल रहा है। बोहर का मॉडल भी ख़त्म कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की रेडियस हम जानते हैं, सब कुछ हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया कि हम नहीं जान सकते, दो चीज़ें दोनों ऑपोजिट हैं। अगर वेलोसिटी जान सकते हैं तो पोजीशन नहीं जान सकते, अगर पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेंगे तो वेलोसिटी नहीं कर सकते। लेकिन बोहर ने बोला था कि हम दोनों ही चीज़ें एक्यूरेटली कर सकते हैं, जो उसका मॉडल था। इसलिए उसके मॉडल में ये कमियां पाएगी, जो लिमिटेशंस है, इसलिए वो बोहर मॉडल जो है वो नल वॉइड किया गया। और आफ्टर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अ न्यू मॉडल ऑफ एटम हैज बीन ग्रेजुअली बनता गया। तो जो आज हम पढ़ रहे हैं कि एटॉमिक मॉडल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में देखेंगे वही। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।